स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का कृष्णा कोचिंग सेंटर में। आज हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। ये भी 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो आइए यहाँ पर हम लोग डिस्कस करते हैं। यहाँ पर हमने देखिए हेडिंग में लिखा हुआ है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण। तो सबसे पहले हमने वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बना लिया है ए और बी। ए भी क्या है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, यहाँ हम लिख भी देंगे। ए भी क्या है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किससे मिलकर बना? डियर स्टूडेंट्स, -q और +q आवेशों से मिलकर बना है। ए भी क्या है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, किससे मिलकर बना? -q और +q आवेशों से मिलकर बना है। इनके बीच की डिस्टेंस क्या है? आप लोग देख सकते हैं, इनके बीच की डिस्टेंस 2l है। क्या है? 2l है। फिर देखिए इसके मध्य बिंदु O से, द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है और इस बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड करनी है। ठीक है, तो आप लोग देखिए यहाँ पर पहले थ्योरी लिख लें कि ए बी क्या है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। माना ए बी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, किससे मिलकर बना? तो लिखेंगे यह -q और +q आवेशों से मिलकर बना है। यह -q और +q आवेशों से मिलकर बना है। फिर लिखेंगे इसके मध्य बिंदु O से, मध्य बिंदु क्या है? O है। तो मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है। इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है और यहाँ पर हमें क्या करना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो देखिए तीव्रता ज्ञात करने के लिए यहाँ से पहले हम आवेश देखते हैं। तो आवेश 2 है, -q और +q। तो -q के कारण हम P पर जब तीव्रता ज्ञात करेंगे तो हमें ये वाली डिस्टेंस चाहिए, ये वाली -q से P तक की डिस्टेंस चाहिए। तो ये डिस्टेंस हमने यहाँ पर निकाल रखी है। आप लोगों ने एक फार्मूला स्टडी करा होगा, पढ़ा होगा, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने क्या किया? इसका ए पी का मान निकाल लिया। आधार है हमारा L और कर्ण क्या है? R। ठीक है, तो r² प्लस L² ये वैल्यू आ गई, दोनों वैल्यू सेम है, तो √r² प्लस L² आ गया। तो नई लाइन से लिखेंगे, क्या लिख लिया था? फिर से हम रिपीट कर रहे हैं। माना ए बी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, किससे मिलकर बना? यह -q और +q आवेशों से मिलकर बना है तथा इनके बीच की दूरी क्या है? 2l है। फिर द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r डिस्टेंस पर, r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके बाद न्यू लाइन से लिखेंगे -q आवेश के कारण, मतलब जितने आवेश होते हैं उनके कारण हम तीव्रता फाइंड करते हैं यहाँ पर पॉइंट P पर। तो यहाँ लिखेंगे -q आवेश के कारण, -q आवेश के कारण कहाँ पर तीव्रता? P पर तीव्रता। तो लिख देंगे P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये फाइंड करेंगे हम लोग -q के कारण। तो यहाँ देखिए -q पर बिंदु है A, तो यहाँ तीव्रता हो जाएगी EA = ये फार्मूला होता है इसका 1/4πε0 q/r²। बट यहाँ पर डिस्टेंस देखिए क्या है? इसकी डिस्टेंस है √r² प्लस L² का होल स्क्वायर, क्योंकि r² होता है तो ये r हो गया r²। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, हाँ माइनस भी आएगा यहाँ पर माइनस। बट यहाँ पर देखिए यहाँ ये ए की डायरेक्शन इधर नीचे की तरफ है, ठीक नीचे की तरफ, तो यहाँ पर ये AP के विपरीत दिशा में हो गया। तो यहाँ लिख देंगे AP के विपरीत दिशा में तीव्रता, AP के विपरीत दिशा में तीव्रता। तो ये माइनस आएगा यहाँ पर, विपरीत दिशा में है तो वो माइनस और ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो लिखेंगे EA = 1/4πε0 q/r² प्लस L²। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट, ये हो गया यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, अब कौन सा चार्ज बचा है? +q बचा है। तो न्यू लाइन से लिखेंगे, यही सेम लाइन लिखेंगे, +q आवेश के कारण, क्या लिखेंगे? +q आवेश के कारण कहाँ पर तीव्रता? स्टूडेंट P पर तीव्रता निकालेंगे। +q आवेश के कारण P पर तीव्रता, तो लिखेंगे +q आवेश के कारण P पर तीव्रता या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की
तीव्रता। तो ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आएगी, यहाँ पर तीव्रता आएगी, ये यहाँ से हम इरेज कर दे रहे, ये आएगी प्लस क्यू के कारण तीव्रता कितनी आएगी, फार्मूला होता है EB इक्वल्स टू 1/4πε0 Q अपान, ये फिर से सेम इसी तरह से आ जाएगा r² प्लस l² इक्वेशन सेकेंड। अब आप लोग ये देख सकते हैं EA और EB की वैल्यू बिल्कुल सेम आई थी। EA की वैल्यू क्या आई थी, EA की वैल्यू स्टूडेंट आई थी EA इक्वल्स टू 1/4πε0 Q अपान r² प्लस l² इक्वेशन फर्स्ट। ये देख सकते हैं आप लोग EA और EB की वैल्यू क्या है, सेम है, बिल्कुल सेम है पॉइंट पी पर। तो क्या करते हैं, जब इनकी वैल्यू सेम होती है मतलब परिमाण समान होता है, तो बिंदु पी पर इनके दो लंबवत घटक होते हैं। मतलब EA का भी यहाँ पर 2 मान होंगे और EB के भी पी पर 2 मान होंगे। तो देखिए यहाँ पर EA का, जैसे कि ये रहा EA, ये रहा, इसके लंबवत घटक हमने खींच रखे हैं, ये EA का लंबवत घटक है EA sin थीटा और EA cos थीटा। फिर AB का लंबवत घटक एक ये है इस साइड और एक ये है EB sin थीटा। देखिए क्या है, पॉइंट पी पर इनके परिमाण तो समान है बट इनकी दिशाएं डिफरेंट है, विपरीत है। एक की दिशा ऊपर है और एक की नीचे है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। तो हमें जो परिणामी तीव्रता प्राप्त होगी स्टूडेंट्स, वो होगी इनके योग के द्वारा। तो यहाँ लिखेंगे नई लाइन से, पॉइंट पी पर मतलब बिंदु पी पर तीव्रताओं के परिमाण समान व दिशाएं क्या हैं, विपरीत हैं। देख सकते हैं आप लोग, व दिशाएं क्या हैं, एक के ऊपर है एक के नीचे है। परिमाण समान व दिशाएं विपरीत हैं, क्या है, विपरीत हैं, दिशाएं विपरीत हैं। अतः इनके दो लंबवत घटक होंगे, ये लाइन लिखना जरूरी है। अतः इनके दो क्या होंगे, लंबवत घटक होंगे। अतः इनके दो लंबवत घटक होंगे। तो कौन कौन से घटक हैं वो हमने डायग्राम में शो कर दिया है। यहाँ पर EA का लंबवत घटक है EA cos थीटा और EA sin थीटा। EB का लंबवत घटक है EB cos थीटा और EB sin थीटा। यहाँ पर देखिए EA sin थीटा और EB sin थीटा ये अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए ये कैंसिल हो जाएंगे और इन दोनों के योग के कारण हमें तीव्रता प्राप्त होगी। तो लिख देंगे न्यू लाइन से। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, EA और EB के पी पर दो लंबवत घटक हैं। तो एक ये घटक EA sin थीटा व EB sin थीटा विपरीत दिशा में हैं, इसलिए ये निरस्त हो जाएंगे, इसलिए ये निरस्त हो जाएंगे। जबकि EA लिख दें, जबकि EA cos थीटा व EB cos थीटा परस्पर जुड़ जाएंगे। क्या होंगे, परस्पर ये जुड़ जाएंगे। EA cos थीटा EB cos थीटा परस्पर जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो इनको जोड़ दो। तो लिख देंगे अतः बिंदु P पर परिणामी तीव्रता। क्या लिखेंगे, अतः बिंदु P पर परिणामी तीव्रता। दोनों को जोड़ दो, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता आ जाएगी E इक्वल्स टू EA cos थीटा और प्लस आ जाएगा EB cos थीटा। यहाँ पर दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे समीकरण 1/2 से। EA का मान था 1/4πε0 के Q अपान r² प्लस l², यहाँ आ जाएगा cos थीटा और प्लस फिर से यही वैल्यू थी सेम Q अपान r² प्लस l² और cos थीटा। ये दोनों जब जुड़ जाएंगे तो 2 टाइम्स हो जाएगा, ये आएगा Q अपान 4πε0 और कितना आएगा 1/r² प्लस l² और आ जाएगा 2 cos थीटा। कितना आएगा 2 cos थीटा। जुड़ जाएंगे, दोनों एक जैसे हैं इसलिए। अब क्या करते हैं, यहाँ पर हम cos थीटा की वैल्यू फाइंड करते हैं। cos थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर हम लिखे दे रहे हैं त्रिभुज, यहाँ पर क्या था AOP में, AOP
पी में लगा दो cos थीटा, तो cos थीटा इक्वल्स टू होता है आधार बटा कर्ण। आधार था हमारा L और कर्ण था अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। स्टूडेंट cos थीटा की वैल्यू हम लोग फाइंड कर चुके हैं डायग्राम से। कितना आया है ये आ गया cos थीटा इक्वल्स टू L अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। cos थीटा की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो तो कितना मिलेगा Q अपान 4πε/2 और cos थीटा की वैल्यू है L अपान कितना है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और यहाँ पर कितना चल रहा था ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू में है। तो यहाँ पर ये हो गया P इक्वल्स टू एक फार्मूला होता है Q इंटू 2L। तो ये रहा Q, ये रहा 2L। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी ये E इक्वल्स टू 1/4πε0 Q इंटू 2L। स्टूडेंट्स क्या होता है P। तो यहाँ आ गया P और ये कितना हुआ, इसको हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। 1/2 इसको लिख सकते हैं और 1 ये जब ऐड करेंगे तो 3/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एल देन एल इक्वल्स टू 0। मतलब इसका ये है आर का मान एल से बहुत बहुत अधिक है, इसलिए एल को हम आर की अपेक्षा क्या मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं। यहाँ पर एल को क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे आर की अपेक्षा। तो E इक्वल्स टू कितना आया 1/4πε0 P अपान L, तो स्टेप 0 हो गया तो आर क्यूब ये आर स्क्वायर और पावर 3/2। इससे स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट, तो कितना मिला, ये मिला हमें E इक्वल्स टू 1/4πε0 P अपान आर क्यूब। P अपान आर क्यूब इसका यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम। तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ। धन्यवाद।